अब प्राइमरीली इंडिया के जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडिएट, उसे दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। देखो हर बुक में अलग अलग डेफिनेशन और डिवीजन मिल सकता है, हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड है, राइट। इंडिया में जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, या तो वो हो सकते हैं बैंक्स, जो कि वैसे काम करते हैं, लाइक नॉर्मली प्रॉफिट के लिए काम कर सकते हैं, या होते हैं एनबीएफआईस। एनबीएफआईस, देखो ये भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, ऊपर जैसे काम हुआ है वैसे ही होता है, पर बैंक्स की तरह काम नहीं करते, थोड़ा सा अलग होता है। दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझ लो, उसके बाद लिख लेना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, क्या लगे डिफरेंस वगैरह सब हम देखेंगे बाद में। चलो पहले ब्लैक पेन से ही चलते हैं। अब बैंक्स को आप फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके वेट, बैंक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 1 2 एंड 3। फर्स्ट कैटेगरी के जो सबसे बड़े बैंक्स होते हैं, दैट इज कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक, सीबीस जिसे हम बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स। देखेंगे कौन कौन से हैं, कैसे हैं। दूसरे जो बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को फर्दर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, देखेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक, अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं, बाद में इनकी सब डिविजन्स भी देख लेंगे। और फाइनली जो तीसरे टाइप के बैंक हैं, जो आजकल लेटेस्ट ही आए हैं फैशन में, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स। डिफरेंशिएटेड बैंक्स, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, डेफिनेशन हम लिख लेंगे। या इन्हें एक और नाम देते हैं, और नीशे बैंक्स। इकोलॉजी में पढ़ा होगा, नीशे होता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं, सबको नहीं करते। जैसे नॉर्मल बैंक में तो आप हर चीज करवा सकते हो, ये वही बैंक होते हैं जो कुछ कुछ चीजें करेंगे, जिस पर्पस के लिए बने हैं, नीशे बैंक्स, राइट। ये हो जाता है। अब देखिए जो एनबीएफआईज हैं, उनको भी 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, उसके बाद हम डिवीजन पे आएंगे। देखो डेफिनेशन वगैरह मैं लिखवाऊंगा, पर समझो पहले, इनको भी फर्दर हम 3 डिविजन्स के अंदर बांट सकते हैं। पहली इनकी डिविजन्स होती है जिसे हम बोलते हैं ए आई एफ आईस। ए आई एफ आईस, ए आई एफ आईस का मतलब है ऑल इंडिया फाइनेंशियल। सी, ये बैंक, कहने को इन्हें भी हम बैंक बोलते हैं, पर ये बैंक की तरह काम नहीं करते। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस, अच्छा आप देखिए ये क्या चीज होती है, मैं लिखवा दूंगा डेफिनेशन वगैरह, पर समझो। ये वो बैंक हैं जो एक देश बनाता है डेवलपमेंट के लिए, बैंकिंग सेक्टर की ही डेवलपमेंट के लिए। सी भाई, एक देश ने बैंक बना दिए आपको लोन वगैरह देने के लिए, पर अगर वो बैंक दिक्कत में हो तो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई। लेकिन आरबीआई के नीचे भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं पीछे से, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सी फॉर एग्जाम्पल, किसी बैंक को आपको हाउसिंग लोन देना है, अब उसके पास पैसे नहीं है, अब वो आरबीआई के पास जाएगा, लेट्स से उसके पास जी सेक्स वगैरह भी नहीं है रेपो रूपो के अंदर करवाने के लिए। तो आरबीआई ने, हमारे देश ने 4 ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं जो बैंकिंग सेक्टर की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, ताकि देश की डेवलपमेंट हो जाए। डेफिनेशन हम लिखेंगे। इंडिया में फिलहाल 4 एआईएफआई चल रहे हैं, राइट। इंडिया हैज 4 इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट इज, अगर आप देखें जो इसके अंदर 4 होते हैं, वो होते हैं एग्जिम बैंक। कहने को ये भी बैंक है, पर ये सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए मदद करता है, राइट। देन देयर इज नबार्ड। हम डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। देन देयर इज सिडबी। देन देयर इज एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडिया में 4 ही हैं ये चारों नाम के लिए बैंक हैं, पर ये बैंकिंग इंडस्ट्री की या देश की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इनका रोल नॉर्मल कमर्शियल बैंक से बहुत बड़ा है। इंडिया में 4 ही इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे, जो गवर्नमेंट ने, जैसे एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोट करने के लिए, कि जो जो इंस्टीट्यूशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट देते हैं उनकी मदद कर देता है जाके। चलिए, अच्छा आप एसबीआई के पास गए,
आपको एक्सपोर्ट करना है, लोन लेना है, एसबीआई का हमारे पास अभी पैसे नहीं है, एक्सिम बैंक कहता है हम देते हैं दो इसे, तो दे हेल्प दैट काइंड ऑफ स्टफ, विल सी। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसमें हम इसे डाल सकते हैं, दूसरा जो कैटेगरी है वो है पीडीस, प्राइमरी डीलर्स, प्राइमरी डीलर्स। अब देखिए ये क्या, ध्यान से समझिए, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। मैंने आपको बताया आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है वो गिल्टेज है, तो वो ऑक्शन से बेचता है, क्योंकि हर बंदा खरीदना चाहता है, आरबीआई चाहता है हम सस्ते से सस्ते में बेचते हैं। तो ऑक्शन में कॉमन मैन नहीं खरीदता, कुछ रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से खरीदती हैं और फिर लोगों में बांटती है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने सेलेक्ट किया, बिडिंग से बेचती है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये हम देख लेंगे, ये वो खरीदती हैं गवर्नमेंट के। एग्जाम्पल के तौर पे अभी नाम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल इज, बहुत सारे बैंक है ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं जो उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है, जैसे गोल्डमैन सैच, गोल्डमैन सैच, right? Then there is ICICI Securities, ठीक है, इनका काम है आरबीआई से, मैं लिखवा दूंगा डेफिनेशन, ये वो मॉर्गन स्टैनले, राइट? इंडिया में ये जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, इनका काम क्या होता है, वो प्राइमरी डीलर्स हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं आरबीआई से, विल सी। और तीसरी कैटेगरी जो कि बहुत लाइक इंपॉर्टेंट भी है और बर्बाद भी रहती है, और सबसे ज्यादा घपले भी यहाँ पे होते हैं, why do they do that? सी, इनको प्रॉफिट मिलेगा, ये सस्ते में खरीदेंगे, आपको महंगे में बेचेंगे। सी, ये सारे इंटरमीडिएरी हैं, इनका काम यही है, एक तरफ से पैसा लेना, दूसरी तरफ महंगे में देना। अच्छा, तीसरा चीज है एनबीएफसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डिटेल में भी देखेंगे। एनबीएफसी हम कहते हैं, दैट इज फुल फॉर्म, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये तो बहुत है। सी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, निधि, चिट फंड्स, सारी चीजें वो इसके अंदर आ जाती हैं, ये हम देखेंगे, मुथूट फाइनेंस, राइट? ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ये हम डिटेल में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मुथूट गोल्ड लोन्स फाइनेंस, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, चिट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप देखिए ये वो हैं जो बैंक की तरह, ये एनबीएफआईज आते हैं, ये बैंक नहीं है पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, ये हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या, डेफिनेशन तो मैं लिखवाऊंगा, पहले फ्लो चार्ट बना लें। अब देखो बैंक्स पे आते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कॉमर्शियल बैंक आपको नॉर्मल उससे पता चल रहा है, कॉमर्शियल है, इसका मतलब इनका एम क्या है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट। आरबीआई का तो प्रॉफिट एम नहीं था, इनका प्रॉफिट एम है। अच्छा, आप इनको भी दो कैटेगरीज में, या हाँ दो में बांट सकते हो, तीन में भी बांट सकते हो, मर्जी है, पर दो में हम बांट देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हैं पीएसपीस, पीएसपीस, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखो वैसे 27 थे, पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने मर्जर कर दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सी, ये वो बैंक्स हैं जिसमें गवर्नमेंट होल्ड्स, सरकारी बैंक्स, गवर्नमेंट होल्ड्स एटलीस्ट 51% स्टेक। करंटली कितने बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर, कितने बैंक्स हैं? 12 बैंक्स। कौन कौन से? कौन कौन से, लो दिखा भी देते हैं हम। नीचे डाल दो, देखो। So these are public sector banks currently 30th June 2020 का अपडेशन, क्योंकि मर्जर कर दिए हैं बहुत सारे, तो टोटल इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक जिनमें मिनिमम 57% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग। अच्छा, लोगों को इन पे भरोसा है, इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं बैंक्स में है, क्योंकि सरकारी बैंक है ना। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या यूको बैंक, ये आखिरी छोड़ दो। 12 बैंक्स हैं, तीसरे पे हम अभी आएंगे। तो आप देखिए ये वो बैंक्स हैं, वैसे 27 थे पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने मर्जर कर दिया, पीएनबी के अंदर ओरिएंट बैंक वगैरह मर्ज कर दिए हैं। तो इन बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा है इन पे, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया। क्लियर है? करंटली 12 बैंक्स हैं।
अच्छा, इसीलिए देखो गवर्नमेंट को गालियां पड़ती हैं जब हमारा बैंकिंग डूबता है, क्योंकि मालिक तो गवर्नमेंट है ना हमारी यहाँ पे। करप्शन भी बहुत है फिर इसमें, चलो देखेंगे। फोन कराओ और लोन लो, इसमें वो वाला सिस्टम चलता है। चलो, कॉमर्शियल बैंक्स की दूसरी कैटेगरी में कौन से आते हैं फिर, जो बाकी बैंक बच गए? बाकी बैंक कौन से बच गए? प्राइवेट बैंक्स। अच्छा, मैं इसी के अंदर जोड़ रहा हूं फिर प्राइवेट बैंक्स, या फॉरेन बैंक्स भी प्राइवेट ही होते हैं, राइट? इनके अलावा प्राइवेट बैंक्स, और इनका भी एम प्रॉफिट ही है, सेम चीज के लिए आते हैं। HDFC, एक्सिस, राइट? ये वाले जो बैंक्स हैं वो कॉमर्शियल बैंक्स, वो बैंक्स हैं जिनका एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। जिनका एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। और ये अगर आपको याद हो, अभी आपने मॉनेटरी पॉलिसी भी करी है, हालांकि हमने डिटेल में देखेंगे। कॉमर्शियल बैंक्स को CRR मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये पैसे लेके दौड़ सकते हैं। SLR मेंटेन करना होता है, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी क्या करनी होती है? मेंटेन। अब तक हमने जो भी देखा उसमें कॉमर्शियल बैंक्स तो थे ही। क्लियर है? और इनकी रेगुलेशन, वैसे तो पूरे सबकी रेगुलेशन RBI देखता है, पर कुछ के अलग है, हम देख लेंगे। क्लियर है? कॉमर्शियल बैंक क्लियर है? बैंक्स के अंदर पहली कैटेगरी कॉमर्शियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गरीबों के बैंक पे, कॉर्पोरेट। सर बट PSL शेड्यूल्ड भी होना चाहिए। हाँ, वो बता दूंगा, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं वो बता दूंगा। अभी आप कैटेगरी देखो, इसके बाद फीचर्स पे आएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ इंडिया में कैसे कैसी प्राणी आपको देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, है ना? अब देखो, अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक में। अच्छा, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? आप देखिए, सी कोऑपरेटिव होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह। ध्यान से देखिए क्या हुआ, समझो। लेट्स से 1 2 3 4, आप 5 गरीब लोग हो, राइट? आप 5 गरीब लोग हो, आपको लोन चाहिए। अब बैंक के पास जाते हो, बैंक प्रॉफिट के लिए 10 10 20 20% पे आपको लोन दे रहा है। लाइक 20 तो ज्यादा हो गया, 10 8% पे लोन दे रहा है। अब आप देखिए, आपके पास कुछ पैसा है, आपके पास कुछ पैसा है, आपके पास कुछ पैसा, सबके पास है। आप पूल भी तो कर सकते हो पैसा अपना, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता है। एक पूल बना लो, इकट्ठे कर लो एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे। जिस बंदे को जरूरत हो वो यहाँ से लोन ले ले, क्योंकि आप सारे मिलजुल के भाईचारे की तरह आपने ये वाला पूल बनाया है। तो या तो आपको 0% पे मिल जाएगा या 1% पे। आर यू गेटिंग दिस? कोऑपरेटिव ये होता है, कोऑपरेटिव होता है जहां पे सारे लोग मिल के अपने रिसोर्सेस पूल कर लें, ताकि सारे मेंबर्स का बेनिफिट हो जाए। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, भाई आपको अलग अलग अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो 10 10 हजार देके अलग कर सकते हो, या आप सारे मिलके पैसे ज्वाइन कर लो, 2 2 हजार भर के, और एक बंदा सब्सक्राइब कर ले, वो आपको शेयर कर दे, है ना? तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? जिसमें मेंबर्स मिलके अपने पैसे, रिसोर्सेज, मेहनत की कमाई जोड़ते हैं, मेहनत की कमाई, और 0 0% पे लोन ले जाते हैं। लाइक क्योंकि मेंबर ही मालिक है। CUC इस बैंक के सारे मालिक हैं, चाहे किसी ने 1 रुपया दिया हो चाहे 10 रुपए। कोऑपरेटिव चाहे 1 रुपया दिया हो चाहे 10 रुपए। तो आप देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इनका जो एम होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। इनका प्रॉफिट कमाना नहीं है। सी, गांव में बहुत फेमस है। इनका एम क्या है? वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। और ये ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस। इनको पैसे नहीं कमाने, इन्हें मदद करनी है अपने मेंबर्स की। क्यों? क्योंकि ये खुद ही मालिक है, मेंबर्स ही मालिक है। नो प्रॉफिट नो लॉस। What is the difference between commercial banks and cooperative banks? Commercial banks operate for profit. Cooperative banks operate on no profit, no loss. Commercial banks aim for profit. Cooperative banks aim for welfare of members. अच्छा, कॉमर्शियल बैंक्स में वोटिंग पैटर्न कैसा होता है? जिसका जितना शेयर, उसकी वोटिंग पैटर्न उतना। भाई गवर्नमेंट 80% मालिक है तो 80% वोटिंग उसकी। कोऑपरेटिव बैंक्स क्योंकि सब मिलजुल के अपना हार्ड अर्न मनी देते हैं, कितना भी दे सकते हैं, सारे लोग ही मालिक हैं, इसमें 1 पर्सन 1 वोट होता है। चाहे किसी ने 1 रुपया दिया हो चाहे भी, सब मालिक है। जो इस बैंक के मेंबर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर वो हैं। तो आप देखिए, एक तो एम ही हो गया, ऊपर से देयर इज वोटिंग पैटर्न। इसका क्या होता है? क्योंकि वोटिंग पैटर्न इज 1 पर्सन 1 वोट। वोटिंग पैटर्न देखो, देख लो फ्लो चार्ट, उस हिसाब से अपने पेज पे बनाना। कहीं फ्लो चार्ट की ऐसी तैसी कर दिया आपने, मैं तो जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो 1 पर्सन 1 वोट। सर, लोन गिव अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन इन कोऑपरेटिव, ना 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 ना। हर बंदे ने अपने पैसे दे दिए, अब जिसे जो पैसे चाहिए ये दे देते हैं। अच्छा भाई तू ले जा, अच्छा भाई तू ले जा।
राइट। 0% पे लोन जाता है यहाँ से, 0% पे कोऑपरेटिव बैंक से लोन जाता है, वो वाली चीज है। अच्छा आप देखिए, आप चाहो तो ये मैं आगे आपको करा दूंगा, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आप दो में बांट सकते हो, दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स आगे देखेंगे मैं उसके अंदर करा दूंगा, अभी के लिए बस हम डिफरेंस देख रहे हैं। पीएमसी बैंक याद है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें अभी लोग बर्बाद हुए हैं, वो कोऑपरेटिव था। इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स होते हैं कोऑपरेटिव में, कैसे देखो भाई, आप एक गांव में रहते हो, एक्स गांव में रहते हो आप, गांव के सारे लोगों ने मिलके एक कोऑपरेटिव बैंक बनाया। अच्छा आप देखो, पता है क्या है, सारे लोग मिलके बैंक बना रहे हैं, गांव के सारे लोगों ने मिलके अपने कुछ कुछ पैसे दिए और एक बैंक बना लिया, सबने एक जगह पैसे रख दिए ताकि सबको अच्छा क्यों गांव वाले लोग इसे प्रेफर करेंगे या अर्बन वाले भी क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि लोन सस्ते में मिल रहा है ना। देखो मैं ही अगर मालिक हूं इस बैंक का, जो भी पैसे डिपॉजिट करेगा वो मालिक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूंगा। लेकिन लोगों को डर होता है, ये बंद हो गया तो लोग पैसे लेके दौड़ गए तो। देखो बिजनेस थोड़ी ना इमोशन पे चलता है यार, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसका एक मेंबर बन जाती है। गवर्नमेंट कहती है हमारे भी कुछ पैसे रख लो, ताकि लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि पैसे लोग लेके भागेंगे नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा स्कैम इसमें होते हैं, कैसे आप देखो, अब गांव वाले कुछ लोगों को चूज कर लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक चलाने के लिए, ठीक है। लेट्स से उन्होंने मेरे को चूज कर लिया, अब मैं ऑनेस्ट हूं, अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने भाई को बुलाता हूं और कहता हूं लोन ले ले, या मैं खुद ही लोन ले लेता हूं 10 लाख का कोऑपरेटिव बैंक से। कितने परसेंट पे, 0% या 1% पे ले लेता हूं, चलो 1% पे ले लेता हूं, वेलफेयर मेरे को बहुत जरूरत है, लेट्स से मैं ऐसे बोल के ले लेता हूँ। मैंने ही देना था, मैंने सैंक्शन करवा लिया। मैंने वो 10 लाख रुपए लिए और एसबीआई में जाके एफडी करा दी उसकी 10% पे। आप देखिए 1 साल में सीधा 9% का प्रॉफिट, कुछ करने की जरूरत नहीं, यही इतना अच्छा बिजनेस चलेगा। आप समझ गए। देखो इंडिया में लोग अच्छे हैं पर बुरे उससे ज्यादा हैं, पैसे के मामले में जिसको मौका मिलता है लूटने पे लगे रहते हैं। तो कोऑपरेटिव, अभी पीएमसी बैंक बर्बाद हो, ऐसे ही तो होता है। फोन कर देखो, आईएएस का फोन आया, मिनिस्टर का फोन आया और अपने किसी रिलेटिव को 1% 2% पे लोन दिलवा दिया, उसने उसी पैसे की एफडी करा दिया, लेके दौड़ गया। क्योंकि वेलफेयर वाला था, लेके दौड़ गया, अब पीछा करते रहो, बैंक बर्बाद। पीएमसी बैंक के साथ यही तो हुआ। तो आप देखिए कोऑपरेटिव बैंक की इंटेंशन बहुत अच्छी है, पर क्योंकि ये वेलफेयर के लिए बना है तो कोई भी बंदा इससे पैसे ले जाता है, ये इंक्वायरी इंक्वायरी नहीं करते, इन्हें क्या लगता है अरे भाई तो अपना दे दो इसे। बाद में पता चलता है या तो वो लूट के खा गया या ये सारी चीजें कर ली, वो सारी चीजें होगी। तो इंडिया के बहुत सारे स्कैम कोऑपरेटिव बैंक्स में होते हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं इनको सीआरआर मेंटेन रखना होता है, एसएलआर मेंटेन रखना होता है, पर पीएसएल नहीं रखना होता, क्योंकि ये बने ही उस सेक्टर में होते हैं, अर्बन सेक्टर में बने हैं, क्योंकि ये देते ही मेंबर्स को लोन है, तो वही इनका प्रायोरिटी सेक्टर है। इन्हें पीएसएल नहीं मेंटेन करना होता, एक और डिफरेंस हो गया। तो आप देखो, डिटेल्स हम देखेंगे, पर आपसे कोई कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में डिफरेंस पूछ ले, डिफरेंस नंबर 1, एम प्रॉफिट एम वेलफेयर। डिफरेंस नंबर 2, एम प्रॉफिट एम नो प्रॉफिट नो लॉस। डिफरेंस नंबर 3, कमर्शियल बैंक्स में वोटिंग पैटर्न शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग होता है, और इसके अंदर वोटिंग पैटर्न किसके अकॉर्डिंग होता है, 1 पर्सन 1 वोट, चाहे किसी ने कितने पैसे दिए हो, ठीक है। और पीएसएल इसे मेंटेन नहीं करना, कमर्शियल बैंक्स को पीएसएल भी करना होता है, क्योंकि ये बनाई उसके अंदर है। अच्छा डाउट आया कि सर जो भी पैसा डिपॉजिट करता है वो मेंबर, देखो ये बनता ही उन लोगों से है जो इसके मेंबर है, लोन भी उन्हें देते हैं, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड है। तो गांव में बना, ये नाम दे देते हैं एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, तो उस गांव के एग्रीकल्चर वाले लोग ही इसमें जाते हैं, राइट, ये उस चीज के लिए बनता है। तो इसलिए स्कैम भी बहुत होते हैं। अब आ जाओ डिफरेंशिएटेड और नीशे बैंकिंग, ये लेटेस्ट आए हैं मार्केट में, लाइक फेमस लेटेस्ट हुए हैं मार्केट में, हालांकि एक बैंक इसमें पुराना भी है। नीशे बैंक्स देखो क्या होते हैं, ये फुल फ्लेजेड बैंक्स नहीं होते, बस कुछ सर्विसेज देते हैं जिसके लिए बने हैं। सी बाकी जितने आपने बैंक देखे हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे कुछ कर लो आप, एटीएम, क्रेडिट, जो भी करना है। नीशे बैंक्स जिस चीज के लिए बने हैं बस वही काम करेंगे। तो आप देखिए नीशे बैंक्स प्रोवाइड प्रोवाइड हम आगे भी देखेंगे स्पेसिफिक सर्विसेज, स्पेसिफिक सर्विसेज जिसके लिए बने, स्पेसिफिक सर्विसेज फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश्ड, फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश्ड, फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश्ड। जैसे अभी लेटेस्ट मार्केट में जो ये फेमस हुए हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल
फाइनेंस बैंक देखेंगे हम, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, सेकंड पेमेंट बैंक्स। ये पेटीएम वगैरह है, ये पेमेंट बैंक है, ये आपको लोन नहीं देते, ये आपकी पेमेंट करने में मदद कर देते हैं। पेटीएम का बैंक है ना, वो आपको क्या कहता है कि आप पेमेंट कर लो हमारे थ्रू, लेकिन लोन लोन तो नहीं दे रहा पेटीएम आपको। तो ये सिर्फ पेमेंट की चीज के लिए बने हैं, आपसे उस ट्रांजेक्शन पे कमाता है। तो ये जिस चीज के लिए बने हैं, अब आरबीआई ने कह दिया कि आप ऐसा परफॉर्म करके दिखाओ, पेमेंट बैंक की तरह परफॉर्म कर दो या स्मॉल फाइनेंस, फिर हम आपको कन्वर्ट करवा देंगे कॉमर्शियल बैंक में। तो अभी आप देखो, पेटीएम आपको कुछ पेमेंट करने के लिए कह देता है, गोल्ड खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, पर पेटीएम आपको वो चीजें नहीं देता, चेक नहीं इशू कर रहा, राइट, आपको लोन नहीं दे रहा, क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा। तो वो सारी चीजें क्यों? क्योंकि अभी वो सिर्फ बना ही पेमेंट के लिए है, राइट। और एक पेमेंट बैंक सरकार का भी है, जैसे ये पेटीएम हो गया, एक पेमेंट बैंक सरकार का भी है, आईपीपीबी, 100% गवर्नमेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया सेगमेंट शुरू किया था, गवर्नमेंट कहते हैं हम काम करके दिखा देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस भी आप देखो, पोस्ट ऑफिस में भी बैंक बन गए, देखो ये +1 पेमेंट बैंक। गवर्नमेंट का एक पेमेंट बैंक भी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। पोस्टल डिपार्टमेंट को यूज करके अब आप देखो, बिजली का बिल, पानी का बिल आप पोस्ट ऑफिस से भी भरवा सकते हो। वो क्या, जैसे आप पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, आप पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हो। वो कौन सा बैंक है? और गवर्नमेंट ने क्यों यूज किया? इंडिया में जहां पोस्ट ऑफिस की रीच है, वहां और किसी चीज की रीच नहीं है। पेटीएम वगैरह के लिए इंटरनेट चाहिए, पर पोस्ट ऑफिस इंडिया में हर जगह है, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचा हुआ है ये, है ना, क्योंकि डाकिया तो हर जगह जाता है। तो गवर्नमेंट ने वो नेटवर्क यूज किया है, और पोस्टमैन अब आपकी पेमेंट करवा देता है। आप पोस्टमैन को बोल दो कि मेरा ये बिजली का बिल भरवा देना, या पोस्ट ऑफिस जाके करवा लो। पेमेंट बैंक है, लोन लोन नहीं देता, पर पोस्ट ऑफिस के अंदर आप सेविंग्स वगैरह भी रख सकते हो, वो वाली सारी चीजें हैं, सर्टिफिकेट, राइट। लेकिन एक बैंक जो पहले से चल रहा था, वो था RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। बाय गॉड, इससे गरीब बैंक आपने दुनिया में नहीं देखा होगा, रीजनल रूरल बैंक्स। सच में मैं बता रहा हूं, आप इस बैंक में जाओगे ना कि मेरे को लोन दे दो, ये आपसे ही लोन मांग लेगा। आर यू गेटिंग दिस? पूरा भूखा नंगा बैंक है ये, इसमें पैसे है ही नहीं, राइट। और ये पता नहीं कब से चला, ये जैसे नाम है नीशे बैंकिंग, ये सिर्फ रूरल एरियाज में वो बैंकिंग एक्टिविटीज देने के लिए आया था। लेकिन बाय गॉड क्या बर्बाद हुआ है। 1991 से हम इसको हटा के इन्हें बैंक्स के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक तो हुआ नहीं है। इट्स अ गॉन केस, इट्स अ टोटल गॉन केस। ये वो है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट के लिए ये भी काम करता है, पर इसका एम क्या है, वो क्या कहते हैं, रीजनल एरियाज, ये हम डिटेल में देखेंगे। इसमें वोटिंग पैटर्न वगैरह सब अलग होता है, ये हम देखेंगे, ये बहुत पहले से चल रहा है, राइट। तो आप देखिए, इंडिया के बैंक्स को 3 कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अच्छा, आरआरबी के अंदर भी देख लो आप, आरआरबी के अंदर फिर जैसे पुराना है ना, नो सीआरआर, नो एसएलआर, पैसे ही नहीं है, क्या रखेगा ये, ओनली पीएसएल करना है, ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसके लिए बना है। चलो वो हम जब आरआरबीज देखेंगे तब देखेंगे। बट द फैक्ट इज, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को, बैंक्स को स्पेसिफिकली आप 3 सेगमेंट में डाल सकते हो, कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव एंड डिफरेंशिएटेड बैंक्स। इन सबको डिटेल में तो हमें देखना ही है, पर आई होप बेसिक डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको। बेसिक डिफरेंस, कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए, सरकारी बैंक हो सकते हैं जिन्हें पीएसपीज कहते हैं, या प्राइवेट बैंक। हमारा ज्यादातर एम ये है, क्योंकि सरकार का है ना ये, हमारे टैक्स पेयर मनी लगा है। इसके बाद हम आते हैं एनबीएफआईज पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बैंक नहीं है, पर बैंक की तरह ही कुछ कुछ काम कर देते हैं बैंक को मदद करने में। एआईएफआईज वो वाली इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेवलपमेंट के लिए बनाया है। इंडिया में फाइनेंशियल एक्टिविटीज डेवलप करने के लिए 4 बैंक है। नाबार्ड रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए मदद कर देता है। सिडबी माइक्रो एमएसएमई सेक्टर के लिए है। नेशनल हाउसिंग बैंक उन सबको लोन देने में मदद करता है जो हाउसिंग लोन देता है। तो एसबीआई का हाउसिंग लोन का पैसा नहीं है, वो एनएचबी से ले सकता है पैसा। तो ये बैंक्स के लिए एक फंडिंग पैटर्न हो गया। प्राइमरी डीलर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बहुत ज्यादा है, इसे हम पूरा वो डायग्राम बना के देखेंगे। चिट फंड्स हैं, निधि कंपनी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, है ना। तो आप देखिए, पहले फ्लो चार्ट बनाओ, ये सारी चीजें लाइक ये एआईएफआईज और पीडीज हम यहीं पे डिफाइन करेंगे, फिर हम बाकियों को एक एक करके
आगे लेके। एनबीएफसीज मैंने एंड में रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा है, एक एक करके चलेंगे, ये फ्लो चार्ट है समझने के लिए। पहले तो ये ड्रॉ कर लो आप, ये ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम, ये इंडिया का फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ करो पूरे पेज पे कि आपको समझ आ जाए, फिर बाद में लिखेंगे चीजें तो।